है प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ाएंगे इस पूरे सेक्शन में उसके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उसमें एक लिंक दे रखी होगी, वहां जाके आप नोट्स जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे उसके सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ठीक है, और जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे अगर इसमें आपको कुछ डाउट रहता है, कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द उसको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। और हमारा आज का टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन। तो बेसिकली फर्स्टली जानते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन होती क्या है। जब वैसे कि जो ये अपने नाम से ही रिजेंबल करा कि प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब है वो प्रोटीन्स जो कहां पाई जाएंगी, वो प्रोटीन्स जो किसके अंदर पाई जाएंगी, प्लाज्मा के अंदर पाई जाएंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन बोलेंगे। तो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाई जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन बोलेंगे। बेसिकली आप जैसे जानते हैं आपका जो ब्लड होता है उसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है फ्लूइड वाला पार्ट या फिर आप कह सकते हैं मैट्रिक्स वाला पार्ट। ठीक है, और दूसरा होता है थोड़ा सॉलिड पार्ट। जो फ्लूइड या मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। अब जो फ्लूइड या मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, इसमें 90 to 93% क्या होता है, वाटर होता है। और इसमें 1% क्या होता है, अदर सब्सटेंसेस लाइक फूड, गैसेस, हार्मोन्स, एंजाइम्स, वेस्ट प्रोडक्ट एटसेट्रा। एंड इसमें 7 to 8% क्या पाई जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है जिस पे आज हम फोकस करने वाले हैं। तो बेसिकली हमने आपको क्या बताया कि प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, फ्लूइड वाला पार्ट होता है, और इसके तीन मेनली कंपोनेंट होते हैं, वाटर, डिस्पर्स, प्लाज्मा प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस। वाटर इसमें कितना होता है, 92 to 93%, और अदर सब्सटेंसेस में जो भी इसमें फूड डिसॉल्व रहता है, गैसेस डिसॉल्व रहती हैं, हार्मोन, एंजाइम्स, वेस्ट प्रोडक्ट ये सब होते हैं, ये सब 1% होंगे। और बाकी 7 to 8% इसमें क्या पाई जाती है, कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है जिनको हम क्या क्या कह रहे हैं, यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स कह रहे हैं। और इन प्लाज्मा प्रोटीन की परसेंटेज कितनी होती है, 7 to 8%। अब मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, दीज आर, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ये दीज आर डिस्पर्स्ड कॉलॉइड्स। क्या है ये, कैसे क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड कॉलॉइड होते हैं। बिल्कुल ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये लिक्विड पोर्शन है, ये कोई लिक्विड है, और इस लिक्विड के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो कि इसमें इनसॉल्यूबल है, बट आपको एज विजिबल नहीं है। जब आप इन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं बट आपको ये आंखों से विजिबल नहीं है, क्योंकि ये कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक नेचर के हैं। किस नेचर के हैं, माइक्रोस्कोपिक नेचर के हैं। तो किसी भी लिक्विड में, किसी भी फ्लूइड में जब इनसॉल्यूबल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इस तरीके से डिस्पर्स्ड होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, कॉलॉइड्स बोलते हैं। प्लाज्मा में तो ये जो आपको रेड दिख रहा है ये क्या है, ये प्लाज्मा है। रेड क्या है, ये प्लाज्मा है। तो इस रेड कलर की प्लाज्मा वाले फ्लूइड में, इस रेड कलर के प्लाज्मा वाले फ्लूइड में ये क्या प्रेजेंट है, ये जो ब्लैक है ये आपको क्या दिख रही है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है। ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। तो ये कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक। कैसे, माइक्रोस्कोपिक इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस दैट आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस है जो इस प्लाज्मा में, जो इस लिक्विड प्लाज्मा में क्या है, डिस्पर्स्ड है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी होती है ये हम आपको बता चुके हैं, 7 to 8% ऑफ प्लाज्मा। कितनी होती है, 7 to 8% ऑफ प्लाज्मा होती है। ठीक है, अगर हम ग्राम में बात करें तो 6 to 8 ग्राम पाई जाती है पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा में। अगर आप 100 ml प्लाज्मा लेंगे, कितना लेंगे, 100 ml प्लाज्मा अगर आप लेंगे, 100 ml अगर आप उसमें प्लाज्मा लेंगे तो उसमें कितना ग्राम होगी, 6 to 8 ग्राम। 6 to 8 ग्राम क्या पाई जाएंगी, प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाएंगी। ठीक है, अभी कितने तरह की होती हैं तो हम इनके कुछ मेजर टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं इनके जो मेजर टाइप्स हमको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें होती है एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन। कौन सी, एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो होती है ये 4% होती है। कितना परसेंट होती है, 4% होती है। दूसरा इसमें पाई जाती है ग्लोबुलिन जो कि 2% होती है। तीसरा इसमें जो पाई जाती है ये फाइब्रिनोजिन, ये 0.3% होती है। और चौथा इसमें जो पाई जाती है वो होती है प्रोथ्रोम्बिन जो कि कितना होता है, 0.3% होती है। ठीक है, ये मैंने आपको इनका परसेंटेज बताया कि परसेंट अमाउंट में ये कितना पाई जाती है। प्लाज्मा में पाई जाने वाली ये मेजर प्रोटीन्स हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो मेजर प्रोटीन्स हैं वो ये 4 हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये हमने आपको इनके परसेंटेज बताए थे। एल्ब्यूमिन 4%, ग्लोबुलिन 2%, फाइब्रिनोजिन 0.3% एंड प्रोथ्रोम्बिन 0.3%। अगर इनका ग्राम में डिस्कशन करें तो 3 to 5 ग्राम पर डीएल क्या होगा, एल्ब्यूमिन, 2 to 3 ग्राम पर डीएल क्या होगा, ग्लोबुलिन, और 200 to 450 mg पर डीएल क्या होगा, फाइब्रिनोजिन, और 40 mg पर डीएल क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन। ये इनके अमाउंट है ग्राम में और माइक्रोग्राम में पर डीएल में। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं। अगर मैं इन चारों में अगर मैं साइज की बारे में बात करूं तो एल्ब्यूमिन जो होती है वो इनमें से स्मॉलेस्ट होती है। एल्ब्यूमिन क्या होती है, ये स्मॉलेस्ट होती है। एल्ब्यूमिन कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट होती है इन चारों में से। और अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूं तो फाइब्रिनोजिन जो होती है वो लार्जेस्ट होती है। तो फाइब्रिनोजिन इसमें से क्या होती है, लार्जेस्ट होती है। ये कौन सी होती है, लार्जेस्ट होती है। और एल्ब्यूमिन इसमें से क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के रेशियो के ऊपर कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो कितना होता है। तो इसका जो डेटा है वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप गाइटन वाली बुक के हिसाब से अगर आप टैली करेंगे तो इट्स 1:1। अगर गाइटन की बुक के हिसाब से देखें तो ये 1:1 दे रखा है वहां पे रेशियो। और अगर आप सैमुलिंगम बुक जो है अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो वहां ये डेटा 2:1 के दे रखा है। ठीक है, तो और बाकी जो टीचर्स जो बेसिकली पढ़ाते हैं वो एक एवरेज रेंज देके चलते हैं, दैट इज 1 to 1.7। तो जो स्टैंडर्ड रेंज मानी जाती है वो कितनी, 1 to 1.7। यानी कि एल्ब्यूमिन अपॉन ग्लोबुलिन
अगर आप इसका रेशियो देखो तो इस रेशियो का जो डेटा है वो अलग अलग दे रखा है। कई बुक्स में ये गाइटन में 1:1 दे रखा है, समूलिंगन में 2:1 दे रखा है, और स्टैंडर्ड अदर बुक्स का अगर मैंने एक एवरेज देखा था वो रहता है 1:1.7। तो एल्ब्यूमिन अपन ग्लोबुलिन जो रेशियो होता है वो कितना रहता है 1:1.7। बाकी आप ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आप इन सब में से स्टैंडर्ड मान के चले तो गाइटन की बुक को स्टैंडर्ड माना जाता है, इससे ज्यादा डेटा इसके रिलीवेंट माने जाते हैं। तो 1:1 रेशियो मैं अपने हिसाब से प्रेफर करना चाहूंगा। ठीक है, अगर आप पूछना चाहेंगे मैं तीनों में से कौन सा, तो गाइटन बुक का जो डेटा है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट माना जाता है, इसलिए हम 1:1 पे जाना चाहेंगे। ठीक है, देखिए ये जो 4 प्रोटीन मैंने आपको बताई है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये मेजर प्रोटीन्स हैं। ये क्या है? ये मेजर प्रोटीन्स है। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं वो डिसॉल्व रहती हैं बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, और भी बहुत सारी हजारों प्रोटीन होती हैं जो प्लाज्मा में डिस्पर्स्ड रहती हैं, और उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटियोम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटियोम। ठीक है, उन सारी प्रोटीन्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटियोम। तो ये 4 मेजर प्रोटीन थी। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ अदर प्रोटीन्स होती हैं जो प्लाज्मा में डिस्पर्स्ड होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटियोम बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन प्लाज्मा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कहां होता है, ये कहां पे बनती है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो अगर आप एम्ब्रियोनिक कंडीशन की बात करें, अगर आप जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है मदर के यूट्रस के अंदर या वॉर्म के अंदर, तो उस टाइम पे उस एम्ब्रियो में ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये किसके द्वारा बनाई जाती हैं? मेसेनकाइमल सेल के द्वारा। किसके द्वारा? मेसेनकाइमल सेल्स के द्वारा बनाई जाती हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। ठीक है, बट जब एडल्ट होता है, एडल्ट के बारे में बात करें हम, तो एडल्ट के अंदर अगर आप बात करें एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और 50 to 80% ग्लोबुलिन, यानी कि ऑलमोस्ट सारी प्रोटीन्स जो हैं ये कौन बनाता है? लिवर बनाता है। लिवर में भी कौन सी सेल्स होती हैं? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं। कौन सी? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, वो सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स को बनाती हैं। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और 50 to 80% जो ग्लोबुलिन होती हैं उनको कौन बनाता है? लिवर बनाता है। लिवर में भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो बनाती हैं। ठीक है, अगर हम बाकी की ग्लोबुलिन्स की बात करें, जैसे 50 to 80% तो कौन बना रहा है इसमें, अगर आप देखें तो 50 to 80% तो बना रहा है लिवर, लेकिन बाकी की कुछ ग्लोबुलिन्स होती हैं, जैसे कि गामा ग्लोबुलिन है जो आगे चल के क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। और बाकी की जो भी रेस्ट 20% ग्लोबुलिन है उनको कौन बनाता है? उनको बनाने वाला है लिम्फोइड टिश्यू। उनको कौन बनाता है? या तो लिम्फोइड टिश्यू बनाता है या फिर बी लिम्फोसाइट्स बनाती है। कौन बनाती है? बी लिम्फोसाइट्स, जो कि एक तरह की प्लाज्मा सेल है। ठीक है, या फिर ब्लड सेल है। तो मैंने आपको क्या बताया कि मेजरली सारी ऑलमोस्ट ऑल प्लाज्मा प्रोटीन कहां बनती है? लिवर में बनती है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा। बट जो 20% के अप्रॉक्स जो ग्लोबुलिन्स होती हैं वो किसके द्वारा बनती हैं? या तो लिम्फोइड टिश्यू के द्वारा या फिर प्लाज्मा सेल्स जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा या फिर टिश्यू मैक्रोफेज के द्वारा। किसके द्वारा? टिश्यू मैक्रोफेज के द्वारा, इनके द्वारा बनाई जाती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो गामा ग्लोबुलिन है। गामा ग्लोबुलिन क्योंकि एंटीबॉडी बनाती है, और इस एंटीबॉडी से हमें क्या मिलती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है। इनको बनाने वाला कौन है? प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स में भी कौन सी? बी लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। अगर इनका रेट ऑफ फॉर्मेशन देखूं पर डे का, कि लिवर में, किसमें? लिवर में इनका अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन देखूं, कहां पे? लिवर में इनका रेट ऑफ फॉर्मेशन देखूं तो लिवर में इनका रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो रहता है 30 ग्राम पर डे। तो एक दिन में 30 ग्राम के करीब ये बनाई जाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए लिवर में कोई डिसऑर्डर हो जाए, लिवर में कोई डिसीज हो जाए, मान लीजिए लिवर सिरोसिस हो जाए, लिवर में खराबी आ जाए, लिवर की जो सेल्स हैं, लिवर सिरोसिस मतलब लिवर की जो सेल्स हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, उनमें इंजरी होने लग जाए, वो सेल्स डेड होने लग जाए, तो क्या होगा? ये प्रोटीन्स नहीं बनेंगी। क्या होगा? अगर लिवर सिरोसिस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देयर इज इनएबिलिटी टू सिंथेसाइज दिस प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बनेंगी, और ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बनती है तो सबसे मेजर जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि इंसान के अंदर एक प्रेशर होता है जिसको बोलते हैं कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे वाले सेक्शन में जब मैं आपको एल्ब्यूमिन पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब अगर लिवर में सिरोसिस हो जाए, लिवर सिरोसिस मतलब लिवर की जो सेल्स होती हैं हेपेटोसाइट्स, उनमें इंजरी होने लग जाए, वो सेल्स खराब होने लग जाए, डेड होने लग जाए, तो फिर क्या होगा? ये प्लाज्मा प्रोटीन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब इन प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं सारी की सारी ये एक प्रेशर प्रोवाइड करती हैं। उस प्रेशर का नाम होता है कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा एक्सर्ट किया जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा। तो इस प्रेशर में क्या आ जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है, ये प्रेशर कम हो जाता है। और इस प्रेशर के कम होने की वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो बढ़ जाता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ने की वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं एडिमा। तो एडिमा नाम की डिसीज हो जाती है। मैं इसको बहुत डिटेल में आगे भी समझाने वाला हूं, एल्ब्यूमिन जब पढ़ाऊंगा मैं तब। अभी आप बेसिकली इतना समझिए कि जब लिवर सिरोसिस हो जाता है, लिवर की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, तब क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है वो कम हो जाता है, और प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्योंकि ये प्रेशर डिक्रीज होता है, इस प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं वो बढ़ जाता है, और इस फ्लूइड के बढ़ने की वजह से एक डिसीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिमा। तो ये एडिमा नाम की डिसीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, कि प्लाज्मा प्रोटीन को आप सेपरेट कैसे करेंगे।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्लाज्मा है और ये प्लाज्मा है, और इस प्लाज्मा में क्या है, आपकी बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन डिसॉल्व है। ये प्लाज्मा है, ये लिक्विड वाला प्लाज्मा है, और इसमें क्या है, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन्स जो है वो इसमें डिस्पर्स्ड हैं। एल्ब्यूमिन भी है इसमें, ग्लोबुलिन भी है, ठीक है, एल्ब्यूमिन भी है इसमें, ग्लोबुलिन भी है, फाइब्रिनोजिन भी है और प्रोथ्रोम्बिन भी है, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं जिनको हम प्लाज्मा प्रोटियोम कहते हैं। ठीक है, तो हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे, तो सेपरेट करने की मेथड्स क्या हैं, तो उसमें सबसे पहला जो मेथड है हम उसके बारे में डिस्कस कर लें, तो वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। इनके बेसिक प्रिंसिपल आप समझिए। इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो ये है कि हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं या एक दूसरे से सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कि उनके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या है, यानी उसमें कितना कौन सा चार्ज है, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है, और पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है। एक तो इस पर डिपेंड करेगा, दूसरा इस पर डिपेंड करेगा, इनका जो प्रिंसिपल है वह रेट ऑफ माइग्रेशन, कि कौन सी प्रोटीन कितनी स्पीड से आगे चलती है, आगे बढ़ती है, मूव करती है, जब हम उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करें। क्या जनरेट करें, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करें। बिल्कुल ऐसे समझिए, हमने दो इलेक्ट्रोड लिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिया और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, और हमने इन दोनों के अक्रॉस क्या किया, हमने कोई भी वोल्टेज लगा दिया, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, कुछ भी हमने एक वोल्टेज लगा दिया। हमने जब हमने इनके अक्रॉस एक वोल्टेज, हमने वोल्टेज डिफरेंस अगर हमने लगा दिया इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, हमने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया, डेल्टा वी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। और यहां इनके बीच में क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है। क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होंगी, अपने जो उनके पास चार्ज होगा, जो उनके पास खुद के पास जो चार्ज होगा, उससे अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगी। मान लीजिए अगर किसी प्लाज्मा प्रोटीन के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगी, और किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ भागेगी, नेगेटिव की तरफ भागेगी। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये माइग्रेट करती हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं तो ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या करती हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करती हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागती हैं। ठीक है, तो जब ये भागेंगी तो क्या होंगी, कलेक्ट हो जाएंगी, कुछ यहां पे कलेक्ट हो जाएंगी जो पॉजिटिव के पास, कुछ नेगेटिव के पास कलेक्ट होंगी, तो ये यहां पे क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिपॉजिट हो जाएंगी। तो जब हमने इनका ग्राफ डिजाइन किया, तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला। जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उसके पास हमें एक बड़ा सा बैंड मिला, और ये बड़ा सा जो बैंड था ये किसका था, एल्ब्यूमिन का बैंड था। किसका बैंड था, एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन का बैंड था। उसके बाद हमें इसमें एक दूसरा जो हमें बैंड मिला वो मिला अल्फा ग्लोबुलिन का। किसका बैंड मिला, अल्फा ग्लोबुलिन का। फिर उस अल्फा ग्लोबुलिन से थोड़ा बड़ा हमें बैंड मिला अल्फा 2 ग्लोबुलिन का, और उसके बाद हमें फिर बैंड मिला बीटा ग्लोबुलिन का, और फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास हमें एक बैंड मिलता है, वो मिलता है हमको गामा ग्लोबुलिन का। ठीक है, तो ग्लोबुलिन के भी टाइप्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास एल्ब्यूमिन का बैंड मिला, फिर उसके बाद अल्फा 1 ग्लोबुलिन और अल्फा 2 ग्लोबुलिन के बैंड मिले, उसके बाद हमें बीटा ग्लोबुलिन का बैंड मिला, और फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास हमें ये वाला जो बैंड था, ये हमें मिला गामा ग्लोबुलिन का। जहां हमें गामा ग्लोबुलिन का बैंड मिला था उसी के ऊपर हमें एक बड़ा सा बैंड मिला, और ये बड़ा सा बैंड किसका था, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का। किसका था, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का बैंड मिला हमें। किसका मिला, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था, हमने डिफरेंशिएट किया प्लाज्मा प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड रेट ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, जिसका रेट ऑफ माइग्रेशन ज्यादा होगा वो उतना जल्दी अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरा जो सेपरेट करने का जो मेथड है वो है हमारा कोन्स फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है कोन्स फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। इसमें जो हम सेपरेट करते हैं उसका जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि किस बेस पे हम इनको सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ बेसिस होता है सॉल्युबिलिटी। तो हम सॉल्युबिलिटी के बेस पे अगर हम सेपरेट कर रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन को, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोन्स फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी वाला मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो प्रिंसिपल है, जो बेसिस है वो है साइज। तो अगर आप साइज के बेसिस पे प्लाज्मा प्रोटीन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। यहाँ किसके बेसिस पे हम सेपरेट करेंगे, साइज के बेसिस पे। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड है, इनके बारे में डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, इनका बेस क्या होता है। नेक्स्ट जो फोर्थ हमारा प्रिंसिपल है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो होता है उसमें हम प्लाज्मा प्रोटीन्स को डिफरेंशिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी के बेसिस पे अगर हम सेपरेट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो हमने आपको बेसिकली क्या पढ़ाया था कि प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं वो बेसिकली 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये तो मेजर प्रोटीन होती हैं। इनके अलावा कुछ और प्रोटीन होती हैं जो उसमें डिसॉल्व रहती हैं, और जो डिसॉल्व रहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटियम बोलते हैं। ठीक है, अब जो एल्ब्यूमिन है हमारी, इसको हम थोड़ा डिटेल में अब समझेंगे। तो हमने आपको बताया था जो एल्ब्यूमिन होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, और आपने देखा भी होगा कि इसका जो बैंड था वो भी सबसे ऊंचा बैंड था इसका। ठीक है, हमने भी आपको थोड़ी देर पहले जब इसका बैंड बताया था आपको, तो देखना एल्ब्यूमिन का बैंड सबसे ज्यादा था। इसका रीजन ये था कि ये सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन में थी। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन के बारे में हम बात करें, सबसे ज्यादा पाई जाती है, मैक्सिमम इन कंसेंट्रेशन होती है 4% के अप्रॉक्स होती है,
टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का, जो कि 7 to 8% होता है। तो उसमें 7 to 8% में 4% तो क्या होती है, एल्यूमिन होती है। अगर इनका मास देखें तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 3 to 5 ग्राम पर डीएल होगा, ठीक है। अगर इन चारों प्लाज्मा प्रोटीन में बात करें तो सबसे छोटी यही रहेगी, सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन होती है, और इसको बनाता कौन है, लिवर बनाता है, ठीक है। अगर हम इसका रेशियो बात करें, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो मैंने आपको बताया था, डिफरेंट बुक जो होती हैं वो डिफरेंट डेटा देती हैं। अगर आप गाइटन की बात करें तो 1:1 रहेगा, सेमुलिंगम की बात करें तो 2:1 रहेगा, और एक स्टैंडर्ड जनरल अगर आप डेटा देखें तो 1 से लेकर 1.7 के बीच में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो होता है, ठीक है। अभी किस किस फॉर्म में पाई जाती है एल्ब्यूमिन, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जनरली 2 फॉर्म में पाई जाती हैं, एक का नाम है प्री एल्ब्यूमिन और दूसरे का नाम है एल्ब्यूमिन। जो प्री एल्ब्यूमिन होती है उसको हम ट्रांसथायरेटिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसथायरेटिन बोलते हैं। और ये ट्रांसथायरेटिन जो है ये एक तरह से कैरियर प्रोटीन की तरह वर्क करती है। किसकी तरह वर्क करती है, कैरियर प्रोटीन की तरह वर्क करती है। यानी कैरियर प्रोटीन का मतलब क्या है, ये प्लाज्मा में किसी चीज को पकड़ के अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, बेसिकली जो हमारा ब्लड में थायराइड हार्मोन है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, वो थायराइड हार्मोन को, थायरॉक्सिन को बेसिकली कहां डाल देती है, आपके प्लाज्मा में ब्लड में डाल देती है। वहां उस ब्लड से ये जो प्री एल्ब्यूमिन है, जिसको हम ट्रांसथायरेटिन भी बोलते हैं, ये कैरी करके टारगेट ऑर्गन्स तक या टारगेट साइट्स तक ले जाती है। तो जो हमारी प्री एल्ब्यूमिन है ये किसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, एक तो थायराइड हार्मोन के और एक रेटिनॉल के, ठीक है, रेटिनॉल के। तो इन 2 सब्सटेंस के लिए कोई बाइंड करती है अपने साथ और ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस एल्ब्यूमिन के चीफ फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है जो ये परफॉर्म करती है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा प्रोटीन एक फंक्शन परफॉर्म करती है या एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। वैसे तो सारी की सारी प्रोटीन ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करने का, बट इसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो एल्ब्यूमिन का होता है। रीजन क्या है कि एल्ब्यूमिन जो है वो सबसे ज्यादा है कंसंट्रेशन में, यानी कंसंट्रेशन में सबसे ज्यादा है, लेकिन इसका साइज सबसे कम है। साइज सबसे छोटा है लेकिन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, यानी अमाउंट में तो सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर साइज देखो तो साइज छोटा है, क्योंकि कंसंट्रेशन में ज्यादा है और साइज कम है। तो इसका मतलब यह है कि इसके नंबर ज्यादा होंगे, इसके नंबर क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, तभी तो ये कंसंट्रेशन में सबसे ज्यादा है और साइज में कम है, क्योंकि इसके नंबर बहुत ज्यादा होंगे। और जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर पे डिपेंड करता है। इसलिए हालांकि सारी की सारी प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं वो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लगाती हैं, बट सबसे मेन रोल जो रहता है वो किसका रहता है, एल्ब्यूमिन का रहता है, दैट इज 70%। तो हम आपको क्या समझा रहे थे कि कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसको लगाने का जो फंक्शन है वो सारी की सारी प्लाज्मा प्रोटीन परफॉर्म करती हैं, बट सबसे ज्यादा मेजर रोल किसका रहता है, एल्ब्यूमिन का रहता है। और एल्ब्यूमिन का होने का रीजन ये है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, साइज कम होता है, इसकी वजह से उसका जो नंबर है वो सबसे ज्यादा होता है। और नंबर ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो नंबर पे डिपेंड करता है, इसलिए सबसे ज्यादा रोल किसका रहता है, एल्ब्यूमिन का रहता है। ये होता क्या है प्रेशर, वो आप बेसिकली समझिए। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, इसको हम ऑनकोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑनकोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होता है वो समझिए। सपोज करिए कि ये आपकी एक ब्लड कैपिलरी है, ये आपकी क्या है, एक ब्लड कैपिलरी है, और इसमें ये कैपिलरी एंडोथेलियम की सेल्स हैं, ये कैपिलरी एंडोथेलियम की सेल्स हैं, और इनके बीच में ये गैप प्रेजेंट है, ठीक है। और इस गैप के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर और आयंस बाहर भी जा रहे हैं और अंदर भी आ रहे हैं, यानी वाटर और आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इन कैपिलरी एंडोथेलियम की सेल्स के बीच में वाटर आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब देखो होता क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है इनका क्या होता है, साइज बड़ा होता है, तो ये कैन नॉट एक्सचेंज, ये एक्सचेंज नहीं हो सकते, ये बाहर नहीं जा सकते। तो होता क्या है, ये जो आपका ब्लड था, इसमें जो प्लाज्मा था, इस प्लाज्मा के जो सब्सटेंसेस थे जैसे वाटर और आयंस, ये एक्सचेंज होते हैं, किसके साथ एक्सचेंज होते हैं, तो ये एक्सचेंज होते हैं टिश्यू फ्लूइड के साथ। टिश्यू फ्लूइड के साथ, टिश्यू फ्लूइड क्या है, टिश्यू फ्लूइड होता है सेल्स के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ होता है, टिश्यू या फिर आप कह सकते हैं टिश्यू के सेल्स के बीच में जो कुछ भी फ्लूइड भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और हम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे समझो, ये मान लीजिए बहुत सारी सेल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और यहां से ये कैपिलरी जा रही है, ये कैपिलरी जा रही है, तो सेल्स के बीच में जो ये लिक्विड भरा हुआ है, सेल्स के बीच में जो ये लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो यहां एक्सचेंजिंग होती है किस किसके बीच में, इस कैपिलरी के बीच में और इस टिश्यू फ्लूइड के बीच में। तो इस कैपिलरी और इस टिश्यू फ्लूइड के बीच में क्या होती है, एक्सचेंजिंग होती है। यहां किसकी एक्सचेंजिंग हो रही है, वाटर की और आयंस की, वाटर और आयंस की क्या हो रही है, यहां पे एक्सचेंजिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन बाहर नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का साइज बहुत ज्यादा है, इसलिए ये कैन नॉट एक्सचेंज, ठीक है, ये बाहर नहीं जा सकती। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या करती हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। क्या करती हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट कर देती हैं, एक ऑस्मोटिक पुल जनरेट करती हैं, किसके लिए, इस टिश्यू फ्लूइड में जो प्रेजेंट होता है वाटर, उसको अपने अंदर खींचने के लिए। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, आप जो यहां देख रहे हैं, ये एक ऑस्मोटिक पुल लग रहा है। ये ऑस्मोटिक पुल लगा कौन रहा है, ये ऑस्मोटिक पुल लगा रही है ये प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये एक ऑस्मोटिक पुल लगाती है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर लगाती है
तो उस पानी को खींचने के लिए जो वाटर, उस वाटर को खींचने के लिए जो कहां चला गया है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला गया है या टिश्यू फ्लूइड में चला गया है। ध्यान से सुनना, अगर ये वाटर ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो ये वाटर लॉस हो जाएगा सारा, और कहां चला जाएगा, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, और जब ये इंटरस्टिशियल प्लेस में चला जाएगा और वापस नहीं आएगा तो एक डिसीज कॉज कर देगा, जिसको हमने पहले भी जिक्र किया था, जिसका नाम है एडिमा। जिसका क्या नाम है, एडिमा कर देगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स का बेसिकली ये रोल था कि ये क्या करती हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये एक ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पुल जनरेट करती हैं, किसके लिए, वाटर को वापस खींचने के लिए कैपिलरी में, वाटर को वापस खींचने के लिए कैपिलरी में, ताकि वाटर का लॉस ना हो, ताकि वाटर वापस किस में आ जाए, कैपिलरी में, यानी वाटर को वापस कैपिलरी में लाने के लिए क्या करती हैं, एक ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पुल जनरेट करती हैं। ओके, और उसी को हम बोलते हैं कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अगर ये प्रेशर जनरेट नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगा, वाटर वापस कैपिलरी में नहीं आएगा, वाटर कहां चला जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में या फ्लूइड में ही जमा होता रहेगा, और एक पफिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक पफी बॉडी हो जाएगी, और उस डिसीज को हम क्या बोलेंगे, एडिमा बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम और नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। पहले तो हम एक कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की आपको डेफिनेशन बनाते हैं कि ये एक फोर्स होती है जो क्या करती है, ऑपरेट होती है कहां, कैपिलरी की वॉल्स में, एंड ये इंपॉर्टेंट होती है टू कीप फ्लूइड इनसाइड द कैपिलरी। तो हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कैपिलरी है, ठीक है, तो इस कैपिलरी की वॉल्स के अक्रॉस ये जनरेट होगा, देखो आपको एस करके अंदर की तरफ लगता है, इसलिए जनरेट होगा ताकि ये इस कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड है उसको मेंटेन कर सके। तो उस फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए ये वाटर को बाहर से अंदर की तरफ खींचता है, वाटर को कहां से, इंटरस्टिशियल स्पेस से या इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहां खींचता है, कैपिलरी के अंदर खींचता है। ठीक है, तो कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो फोर्स है जो किसके लगता है, कैपिलरी की वॉल्स के अक्रॉस लगता है, किसके लिए, ताकि वो कैपिलरी के अंदर के फ्लूइड को मेंटेन कर सके, और उसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है, ये बाहर से वाटर को क्या करता है, अंदर की तरफ खींचता है। ठीक है, ताकि कैपिलरी में वाटर रहे। ठीक है, अच्छा वही नेक्स्ट चीज, अगर ये प्लाज्मा प्रोटीन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट नहीं होगा, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या हो जाएगा, रह जाएगा ये सारा पानी, और वहां पे क्या एक डिसीज पफी हो जाएगी बॉडी, और उसको हम क्या बोलेंगे, एडिमा बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन का, तो वो है ये एज अ कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है। ये बहुत सारे वाटर इंसोल्यूबल सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये बहुत सारे जो वाटर इंसोल्यूबल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको कैरी करके चलता है। ठीक है, ये अपने साथ क्या करता है, वाटर इंसोल्यूबल सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि बहुत सारे हार्मोन्स है, फैटी एसिड है, थायराइड हार्मोन है, जो कि क्या है, वाटर इंसोल्यूबल है, तो ये क्या करेगा, उनको अपने साथ बाइंड कर लेगा। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करेगी, इन हार्मोन्स को, फैटी एसिड को या थायराइड हार्मोन को अपने साथ बाइंड कर लेगी, और प्लाज्मा में फ्लो होकर इनको अपने साथ लेके चलेगी, कहां पे, इनकी टारगेट साइट तक। तो ये एज अ कैरियर, एज अ वेक्टर, एज अ ट्रांसपोर्टर की तरह भी काम करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट किसको कर रहा है, वाटर इंसोल्यूबल सब्सटेंसेस को, वाटर इंसोल्यूबल सब्सटेंसेस को, और मेनली किसको, स्टीरॉइड वाले जो हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह, और फैटी एसिड्स और थायराइड हार्मोन, इनको ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन में एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम बोलते हैं बफरिंग कैपेसिटी। तो एल्ब्यूमिन एक फंक्शन और परफॉर्म करता है, ये बफरिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर, मतलब ये जो हमारा ब्लड होता है उसके पीएच को बदलने से रोकता है। बफरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ये सॉल्यूशन है, ये भी कोई सॉल्यूशन है, आपने इसमें आपने क्या किया, इसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड डाला, या आपने इसमें स्मॉल अमाउंट में बेस डाला। तो स्मॉल अमाउंट में, किसमें, स्मॉल अमाउंट में, अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालने पर अगर इस सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस सॉल्यूशन में बफरिंग कैपेसिटी क्या है, इस सॉल्यूशन में बफरिंग कैपेसिटी है। तो ये जो एल्ब्यूमिन होती है, ये बफरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड कराती है ब्लड को, बफरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करा रही है ब्लड को। इसका क्या मतलब है कि ब्लड में अगर आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या स्मॉल अमाउंट में बेस डालोगे तो वो अपने पीएच को बदलने नहीं देगा, और ये प्रॉपर्टी उसके अंदर किसकी वजह से आ रही है, एल्ब्यूमिन की वजह से आ रही है, क्योंकि एल्ब्यूमिन उसको बफरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से ये क्या करती है, ब्लड को विस्कस बनाती है। क्या बनाती है, विस्कस बनाती है, विस्कोसिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और इस विस्कोसिटी का रोल होता है ब्लड प्रेशर में। ठीक है, तो बेसिकली आपको 4 फंक्शन याद होने चाहिए। क्या थे एल्ब्यूमिन के 4 फंक्शन, पहला इट मेंटेन कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, पहला फंक्शन था ये। दूसरा फंक्शन का क्या रहेगा, कैरियर की तरह वर्क करती है, एक्ट एज अ कैरियर। ठीक है, कैरियर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। थर्ड फंक्शन क्या था, बफरिंग कैपेसिटी होती है इसमें, पीएच नहीं बदलने देगी। एंड फोर्थ फंक्शन था इससे विस्कोसिटी प्रोवाइड करती है किसको, ब्लड को। ठीक है, तो यहां तक हमने एल्ब्यूमिन के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को भी डिस्कस करेंगे। इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।